हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। बेटा हम लोग जो क्लास में पढ़ रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी, इस बीच जो 2-3 दिन की लगातार जो छुट्टियां पड़ गई हैं एकाएक, तो इन छुट्टियों को हमने सोचा कि यूटिलाइज़ किया जाए। यूटिलाइज़ करने का सबसे बड़ा माध्यम है बेटा जो लॉकडाउन में हम लोगों ने यूज़ किया था, वो था हमारा ये यूट्यूब पर आकर के लेक्चर को रिकॉर्ड किया और आपको प्रोवाइड करना। वो वैसे हम फिर से उसी ट्रैक पे आए हैं। बस ये 2-3 दिन की जो छुट्टियां मिली हैं इसको यूटिलाइज़ करने के लिए हम फिर से उसी रास्ते पर आए हैं। तो हम लोग बेटा जो एनसीईआरटी में पढ़ रहे थे, क्लास 11th की एनसीईआरटी, वो था हमारा चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन था, जो चैप्टर नंबर 18 है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम लोगों ने एक बहुत बड़े हिस्से को कवर कर लिया है। अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जो क्लासरूम में पढ़ा था हम लोगों ने, वो सर्कुलेटरी पाथवेज को पढ़ा था और हार्ट के कितने प्रकार के नोडल टिश्यू होते हैं, कहाँ कहाँ पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इनका फंक्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने क्लास में समझा था। तो हम बेटा हार्ट साउंड को भी देखा था हमने कि कौन कौन सी हार्ट साउंड होती है, यानी 2 प्रकार की हार्ट साउंड होती है, ये कब प्रोड्यूस होती है, कौन से वाल्व के बंद होने से ये साउंड प्रोड्यूस होती है, हमने उसको समझ लिया है आसानी से बेटा, ठीक ना। और ये भी देखा था कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, सिस्टोल डायस्टोल क्या होता है, ये भी हमने देखा था। फाइनली हम लोग रुके थे ईसीजी वाले चैप्टर पर, ईसीजी वाले पोर्शन पर आकर के कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या चीज़ होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है इस चीज़ को हम लोग समझेंगे बेटा, ठीक। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो एक इसमें डायग्राम भी दे रखा है। उस डायग्राम को मैंने यहाँ पर बनाया भी है, थोड़ा सा कुछ अपने से एडिशनल चीज़ें यहाँ पर ऐड की है समझाने के लिए। तो सबसे पहले ईसीजी क्या है, इसका इतिहास समझ लीजिए बेटा, कि आपको याद रखना होगा बेटा 1996 में 1906, ठीक ना, 1906 में वालर नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक ना। वालर नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम, ठीक ना, फर्स्ट टाइम जो कार्डियक एक्टिविटी होती है, यानी जो हार्ट की एक्टिविटी होती है, उसको इन्होंने रिकॉर्ड किया था, ठीक ना। वालर ने पहली बार इसको इन्होंने कार्डियक एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया था फर्स्ट टाइम, ठीक ना। और उसके बाद ठीक कुछ सालों बाद, ठीक है बेटा, 1923 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलर, ठीक ना, विलर इंथोवन, ठीक ना, विलर इंथोवन ने, इन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया, जिससे हम अपनी कार्डियक एक्टिविटी को ग्राफिकली उसको हम डिस्प्ले कर सके, ठीक ना। ये नाम याद रखना बेटा, जो विलर इंथोवन है, 1993 में इन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया जिससे हम जो हमारी जो कार्डियक मसल्स होती है वो ऑटो एक्साइटेबल होती है। उस कार्डियक मसल्स यानी जो एक्साइटेड मसल्स की जो एक्टिविटी होती है उसको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द्वारा ये डिस्प्ले कर सकते थे। उन्होंने ऐसा इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया था और उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं बेटा ईसीजी कहते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, या इसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहते हैं, ठीक ना। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब जैसे एनसीईआरटी ने पहले ही यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन लिखा हुआ है बेटा कि आपने संभवतः ये फैमिलियर टेलीविज़न या हॉस्पिटल, जो टेलीविज़न होते हैं टीवी शो में जो हॉस्पिटल वाले सीन होते हैं, उसमें आप लोग देखते होंगे कि एक मशीन होती है, उसमें पीप 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 की आवाज़ आती रहती है और उस पर कुछ वेव चल रही होती हैं, और उसी वेव जो चल रही होती है, वो जो मॉनिटर होता है, जो डिस्प्ले होता है, उसको हम ऑसिलोस्कोप कहते हैं बेटा। ऑसिलोस्कोप होता है और वो एक मशीन से कनेक्टेड होता है, उसी मशीन को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। और वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की जो मशीन होती है, उसकी मशीन से विशेष प्रकार के 3 लीड निकले होते हैं, और वो 3 लीड जो होती है यहाँ पर लगा दी जाती है। एक रिस्ट में इसमें लगा दी जाती है, एक रिस्ट में इसमें लगा दी जाती है, और एक लेफ्ट एंकल में लगा दी जाती है, नीचे घुटने में लगा दी जाती है। और मल्टीपल जो लीड्स होती हैं, 3 के अलावा भी और ढेर सारी लीड्स होती हैं, मल्टीपल लीड्स आपके चेस्ट में भी यहाँ पर लगा दी जाती है। तो जो आपका हार्ट होता है वो तो बिल्कुल नॉन स्टॉप कंटिन्यूस में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है। तो उसमें जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, सिंपली कहने का मतलब है, साइंटिफिकली अगर हम कहें तो वो सिस्टोल डायस्टोल जो हो रहा होता है उसको वो रिकॉर्ड करता है और कुछ वेव उत्पन्न करता है, ठीक ना। उस वेव से हम इसको
पता कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक। तो वो इस इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया था किन्होंने, ये व्हीलर इन्थोवन इनका नाम है। इन्हीं को हम फादर ऑफ ईसीजी भी कहते हैं, या फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी इनको ही कहा जाता है बेटा, ठीक ना। ये फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हैं, ठीक। और इनको इस खोज के लिए इनको 1924 में, सोचिए सिर्फ 1 साल बाद ही इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। बहुत बड़ी खोज हुई थी बेटा, ठीक ना, नोबेल प्राइज दिया गया, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट से हार्ट में जितनी भी एक्टिविटी होती है, वो किसी भी प्रकार की अगर एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है उसको हम रिकॉर्ड करके पता लगा सकते हैं कि हार्ट में क्या समस्या है। इवन कि जो हार्ट के जो मस्कुलेचर होते हैं, जो न्यूडल टिश्यू होते हैं, इवन जो वाल्व होते हैं, उनके भी फंक्शन को हम पता लगा सकते हैं कि वो प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे होते हैं तो उनका ट्रीटमेंट क्या है। इस आधार पर इनको बेटा ये नोबेल प्राइज भी दिया गया था, बहुत जल्दी दिया गया था बेटा। सोचिए 23 में इन्होंने खोजा था, डेवलप किया था इस इंस्ट्रूमेंट को, और 1924 में इनको नोबेल प्राइज़ मिल गया था। और यहाँ पर जो एनसीईआरटी ने एक ग्राफ बनाया है बेटा, उस ग्राफ को अगर आप देखिए, वो 18.3 में जो ग्राफ है, उस ग्राफ को देख करके आप समझिए उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। उसी ग्राफ को मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ किया हुआ है बेटा। देखो, जो डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले का अपना एक टाइमिंग होता है। ऊपर की ओर बेटा जो है टाइम लिखा रहता है कि कौन सी वेव कितने सेकंड में चल रही होती है, ठीक ना। और यहाँ पर ऊपर नीचे इधर ऊपर नीचे की ओर बेटा यहाँ पर 0 होता है, ये 0 लाइन होती है, यहाँ पर +1 होता है और यहाँ पर -1 होता है, ठीक ना। दिखाई दे रहा है ना बेटा, ठीक, हाँ ठीक ना। यहाँ पर ये 0 लाइन होती है, ये +1 होता है, ये -1 होता है। 0 लाइन पे भी चल रही होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 0 लाइन पे भी यहाँ पर ये ऐसे धीरे धीरे कुछ ये जिग जैग होती है, बिल्कुल सीधी नहीं होती है। सीधी किस में होगी बेटा, जो कार्डियक एक्टिविटी बिल्कुल शून्य हो जाएगी। कहने का मतलब कि हार्ट जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा होगा, मतलब जो व्यक्ति है वो बिल्कुल डेड होगा, ठीक। वो इस तरीके का आपको वेव आपको दिखाई देता है। तो इसमें आइए हम लोग जो समझते हैं कि एक एडवांस ईसीजी में क्या चीजें होती हैं और इन वेव का मतलब क्या होता है, उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बेटा, ठीक ना। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये पी वेव क्या चीज है। पी वेव के बारे में हम बताएं तो आपको बेटा हमने बताया था कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट हमारा 4 चैम्बर्ड का होता है, जिसमें पहली बार जो टिश्यू से जो ब्लड आता है वेना कावा के थ्रू, वो राइट एट्रियम में आता है। और राइट एट्रियम में ही एक पेसमेकर प्रेजेंट होता है, जिसको हम साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं, या सिंपली एसए नोड कहते हैं, जो इंपल्स को जनरेट करता है। याद है ना बेटा, हमने क्लास में ही बताया था उसको। यहां पर एक साइनो ऑरिकुलर नोड होता है, वो इंपल्स को जनरेट करता है। तो ये जो वेव आपको दिखाई दे रहा है, ये वेव अगर ऊपर की ओर आ रही है, इस पोजीशन पर आ रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन भी होनी चाहिए बेटा, इस पोजीशन पे आ रही है कि अब देखो जनरली जैसे मैं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट इसी पोजीशन पर होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो हमारा ईसीजी होता है ना, इसको हम 2 तरीके से मेजर करते हैं। एक होता है रेस्टिंग ईसीजी, एक होता है स्ट्रेस ईसीजी। ये जो हमने ईसीजी बना रखा है बिल्कुल रेस्टिंग ईसीजी बना रखा है। अगर आप कोई एक्सरसाइज करके आते हैं तो ये वाली जो वेव होती हैं ये फ्लक्चुएट कर सकती हैं, थोड़ा सा और अप डाउन हो सकती है। तो जो ये वाली ईसीजी जो एनसीईआरटी ने बना रखा है वो रेस्टिंग ईसीजी है बेटा, ठीक। तो अब यहाँ पर जो पी वेव है, पी वेव का मतलब ये होता है कि यहाँ पर इम्पल्स जनरेट हो रहा है। पी वेव का मतलब है यहाँ पर इम्पल्स जो है, इम्पल्स जनरेट हो रहा होता है, ठीक ना। इम्पल्स जनरेट हो रहा होता है, कहां से जनरेट होता है आपको पता है बेटा, फ्रॉम एसए नोड, ठीक ना। एसए नोड, एसएएन कहते हैं इसको बेटा, एसए नोड, जो कि राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। ये इम्पल्स को जनरेट करता है, और जब इम्पल्स को ये जनरेट करता है तो ये इम्पल्स को सबसे पहली बार ट्रैप करने का काम कौन करता है बेटा, वो होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक ना, या फिर उसको हम ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर नोड कह रहे थे। जो नोडल टिश्यू थे, 4 प्रकार के नोडल टिश्यू हमने बताए थे बेटा, एसए नोड, एवियन नोड, बंडल ऑफ हिच और परकिंजे फाइबर, चारों हम बताए हैं, और चारों का फंक्शन भी हमने आपको बताया था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। वो आप लोगों ने बेटा क्लास में नोट भी किया होगा, ठीक। तो जो ये पी वेव है, पी वेव क्या काम करता है बेटा, पी वेव का मतलब ये है कि साइनो ऑरिकुलर नोड जो है ये इम्पल्स को जनरेट कर रहा है, यानी वो करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। हमने आपको बताया था कि बेटा -85 से -95 मिली वोल्ट का ये करंट प्रोड्यूस करता है बेटा, ठीक ना। यहाँ से ये पी वेव को उत्पन्न किया, पी वेव को जनरेट किया, फिर वो अगले, ठीक ना, फिर वो अगले हिस्से पे जाता है जहां पर आपको मिलता है बेटा QRS वेव, ठीक ना, QRS। तो यहां से P और Q के बीच में यहां पर एक टाइम
टाइम गैप है, ठीक ना, पी और क्यू के बीच में यहाँ पर एक टाइम गैप है। इस टाइम गैप को हम पी क्यू सेगमेंट कहते हैं। यहाँ पर हमने ये रेड से लिख रखा है बेटा। पी क्या किया, इम्पल्स को जनरेट किया। P और Q के बीच में क्या है, एक टाइम गैप है। इस टाइम गैप में बेटा क्या होता है, इसमें बेटा ऑरिकल, जो आपका ऑरिकल होता है, ठीक ना, ऑरिकल होता है, वो ऑरिकल क्या काम करता है, सिस्टोल करता है, ठीक ना, सिस्टोल। ठीक, याद रखिएगा बेटा, जो यहाँ पर ऑरिकल होता है वो ऑरिकल आपका सिस्टोल करता है। सिस्टोल का मतलब क्या होता है बेटा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ऑरिकल जब यहाँ पर सिस्टोल करता है, यानी P और Q सेगमेंट में क्या होता है, यहाँ पर ऑरिकल यानी P और Q, ये यहाँ पर ये PQ लिखा हुआ है बेटा। PQ क्या काम करता है बेटा, ऑरिकल। ऑरिकल को हम एट्रियम भी कहते हैं, कंफ्यूज ना होना बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी ने एट्रियम दे रखा है। तो ऑरिकल क्या करता है बेटा, ऑरिकल यहाँ पर सिस्टोल कर रहा होता है, और ये कितना टाइम लेता है, 0.1 सेकेंड लेता है। आपको हमने कार्डियक साइकिल में बताया था बेटा, ठीक ना। और यहाँ से और यहीं पर बेटा टाइमिंग भी लगी होती है, जो आपका ऑसिलोस्कोप होता है, ऑसिलोस्कोप में यहाँ पर टाइमिंग भी लगी रहती है, वो पॉइंट सेकेंड में लिखा हुआ होता है। अगर ऑरिकल का इतना से इतना टाइम है, 0.1 सेकेंड में है रेस्ट स्टेज में, तो इसका मतलब है कि हार्ट पर वेल परफॉर्म कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, यानी ऑरिकल में कोई समस्या नहीं है। और पी वेव यहाँ पर एसए नोड अगर बेहतर काम कर रहा होता है, तो वो एसओ नोड भी बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा होता है, ठीक ना। तो यहाँ से पी और क्यू का बीच, यहाँ से पी और क्यू के बीच का जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में क्या होता है, ऑरिकल का सिस्टोल होता है, ठीक ना, ऑरिकल सिस्टोल होता है। ऑरिकल सिस्टोल का मतलब हमने बताया आपको, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक ना। चलो इतना आपको क्लियर हुआ। अब क्या होता है, अब यहाँ पर आपको QRS, ठीक ना, QRS वेव दिखाई दे रहा है। तो Q जहाँ पर ऑरिकल सिस्टोल होगा, वेव थोड़ा सा नीचे आएगी, ठीक ना, थोड़ा सा नीचे आएगी, और यहाँ से Q यहाँ से थोड़ा सा ये ऊपर गया है, फिर ऊपर से जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन से भी ये नीचे चला आया है, ठीक ना। ये वाली लाइन जो होती है बेटा, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जीरो लाइन है, ठीक ना बेटा, जीरो लाइन है, ठीक, यहाँ पर मैंने लिखा है जीरो लाइन। तो ये जीरो लाइन से अधिक ऊपर जाती है, और फिर जीरो लाइन से माइनस की ओर नीचे भी आती है। तो ये QRS सेगमेंट होता है। इस QRS सेगमेंट में क्या होता है बेटा, जो हमने बताया था कि जो पी वेव है, पी वेव जब इम्पल्स को जनरेट करता है, तो इम्पल्स को पहली बार ट्रैप करने का काम कौन करता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसको आपने एवीएन कहा था, ठीक ना, एवीएन, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये भी बेटा जो होता है इंटर एट्रियो सेप्टम पर प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक ना। यानी कि जो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच का जो वाल होता है, उसको हम इंटर एट्रियो सेप्टम कहते हैं। उसी सेप्टम पर ही, ठीक ना, उसी सेप्टम पर ही राइट ऑरिकल की ओर एवी नोड प्रेजेंट होता है। हमने कल क्लास में बताया था बेटा, ठीक ना। तो वहां पर वो क्या करता है, वो सारे इंपल्स को ट्रैप करेगा। ट्रैप करने के बाद वहां से वो उसको स्प्रेड कर दिया जाएगा, किधर की ओर स्प्रेड कर दिया जाएगा, बंडल ऑफ हिच से। फिर उसके बाद वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक ना, राइट बंडल लेफ्ट बंडल में सेपरेट हो जाते हैं, फिर परकिंजे फाइबर से होते हुए पूरे के पूरे हार्ट में वो फैल जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो QRS सेगमेंट है, QRS सेगमेंट क्या करता है, इम्पल्स को स्प्रेड कर रहा होता है, ठीक ना। QRS सेगमेंट यहाँ पर याद रखिएगा, QRS सेगमेंट क्या करता है, ये स्प्रेड को इम्पल्स कर दिया जाता है, ठीक ना, यानी इम्पल्स स्प्रेड बाई एवियन, ठीक ना, इम्पल्स स्प्रेड बाई एवियन, ठीक ना, एवियन। यानी कि जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स को एवी नोड के द्वारा यहाँ से वो स्प्रेड कर दिया जाता है थ्रू आउट द हार्ट, ठीक ना बेटा, ठीक। ये इम्पल्स को यहाँ से स्प्रेड कर दिया गया, ठीक ना। यहाँ से इम्पल्स को स्प्रेड करने के साथ साथ एक काम और करता है बेटा, ठीक ना। जैसे ही इम्पल्स स्प्रेड होता है, इम्पल्स स्प्रेड होते ही जो निचला वाला हिस्सा होता है, जो नीचे के दो चैम्बर हार्ट के प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं, ठीक ना। ऊपर ऑरिकल होता है, नीचे वेंट्रिकल होता है। तो नीचे के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जैसे ही इम्पल्स पाएंगे, वो इम्पल्स मिलते ही कॉन्ट्रैक्शन उनका स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है, यानी वो इंपल्स के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पर एक लाइन और लिख लीजिएगा बेटा, मेरे पास जगह नहीं है, एंड इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक ना, इनिशिएट द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन मतलब या सिस्टोल डायरेक्टली लिख लीजिएगा अपना, इनिशिएट द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक ना। यहीं पर QRS वेव में यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, इनिशिएट वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक ना, इनिशिएट वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक ना। ये QRS सेगमेंट में हो जाता है, ठीक, QRS सेगमेंट में हो गया। अब जो है बेटा,
अब जो है बेटा ये आर और एस सेगमेंट आपको पता चला, आर और एस सेगमेंट में, ठीक ना, आर और एस सेगमेंट, ये तीनों को मैं मिला करके बोल रहा हूं बेटा क्यू आर एस, ठीक ना। अब आर और एस सेगमेंट में क्या होता है और एस और टी इंटरवल के बीच में क्या होता है, ठीक ना। यहाँ पर ये एस और टी इंटरवल है। आर और एस सेगमेंट में बेटा, आर और एस सेगमेंट में ये यहाँ से लेकर के, अगर मैं रेड पेन से बनाना चाहूँ तो आर और एस सेगमेंट, ये यहाँ से ये आर और एस सेगमेंट, ठीक ना, ये इतना गैप है, ठीक ना। ये आर यहाँ से देखिएगा और एस यहाँ से देखिएगा, ठीक ना बेटा। ये एस यहाँ पर है, ठीक, ये एस यहाँ पर है, ठीक ना। आर और एस सेगमेंट में ये होगा आपका आर और एस सेगमेंट। आर और एस सेगमेंट में क्या होता है बेटा कि इसमें वेंट्रिकल्स, जो वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकल का डायस्टोल होता है, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो आर और एस सेगमेंट है, यहाँ पर वेंट्रिकल का डायस्टोल होगा, यानी यहाँ पर अब आपके जो वेंट्रिकल्स हैं बेटा, ठीक ना, अब आपके जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट, वो रिलैक्स करने लगेंगे बेटा। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आर और एस सेगमेंट में, हाँ, वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, सॉरी बेटा, ठीक ना, वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा। मैं रिलैक्स बोल दिया, थोड़ा गलती हो गई बेटा, ठीक ना। जैसे इंपल्स पाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स नहीं करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से जब ये इंपल्स आगे बढ़ रहा है तो आर और एस सेगमेंट में क्या होगा, वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा, ठीक ना, वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा। आर एस जो होते हैं बेटा, ये वेंट्रिकल को सिस्टोल करते हैं, सॉरी बेटा, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ के बीच का जो टाइम पीरियड है वो 0.3 सेकंड का है बेटा, ठीक ना, 0.3 सेकंड का है। यानी कि जो आरिकल सिस्टोल ने कितना टाइम लिया, 0.1 सेकंड का, और ये आपका वेंट्रिकल सिस्टोल ने कितना टाइम लिया, 0.3 सेकंड का, ठीक ना। याद रखिएगा, आरिकल सिस्टोल यहाँ पर 0.1 सेकंड और वेंट्रिकल सिस्टोल जो है 0.3 सेकंड का टाइम लिया। यानी ये सिस्टोल होने में, आरिकल और वेंट्रिकल के सिस्टोल होने में ये इतने टाइम लगते हैं। और कौन कौन से इसमें वेव होती हैं, फिर से समझ लीजिए। पी वेव इंपल्स को जनरेट किया, और यहाँ पर पी और क्यू, यानी यहाँ से पी और क्यू वेव क्या होती हैं, इनको पी क्यू सेगमेंट कहते हैं। और यहाँ पर पहली बार आरिकल सिस्टोल होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होगा, 0.1 सेकंड का टाइम लगेगा। फिर यहाँ से क्यू आर एस वेव जो होती हैं बेटा, ये क्यू आर एस वेव जो होती हैं वेंट्रिकल सिस्टोल को इनिशिएट करती हैं, और आर और एस के बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो 0.3 सेकंड का होता है। इसी में आपका वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाता है, ठीक ना, इसी में आपका वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाता है, ठीक ना। और जो एस टी है बेटा, ठीक ना, एस टी यहाँ पर एस टी तक पूरा का पूरा, ये यहाँ तक पूरा आर एस टी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम लेते हैं हम लोग, आर एस टी, ठीक ना, ये आर एस टी यहाँ तक में बेटा 0.3 सेकंड का टाइम लगता है। इसमें क्या होता है बेटा, वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जैसे मैंने आर एस लिखा है, आर एस के साथ साथ आप एंड करके यहीं पर लिख लीजिएगा, आर एस एंड आपका ये हो जाएगा बेटा, आर एस एंड एस टी, ठीक ना, आर एस एंड एस टी, यानी आर एस और एस टी, ठीक ना, कंफ्यूज ना हो ना। आर एस और एस टी, इन दोनों से मिलाकर के क्या होता है बेटा, वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, ठीक ना। यानी वेंट्रिकल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक ना। ये हो गया आपको। अब क्या होगा बेटा, अब देखो, अब जो यहाँ पर जो टी वेव है, समझिएगा, जो यहाँ पर टी वेव है, टी वेव क्या करता है बेटा, ये वेंट्रिकल का डायस्टोल करेगा। जो नीचे का, जैसे मैंने बताया कि आर एस और एस टी, यानी आर एस टी, यहाँ पर क्या हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, ठीक ना, आर एस एस टी, वेंट्रिकल का सिस्टोल हुआ। अब यहाँ पर जो टी वेव है, यहाँ पर जो टी वेव आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये टी वेव 0.5 सेकंड में वेंट्रिकल का डायस्टोल करेगा, 0.5 सेकंड में वेंट्रिकल का डायस्टोल करेगा। जो निचला वाला हिस्सा है, यानी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, 0.5 सेकंड में ये अब रिलैक्स करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं और ब्लड को पहुँचा चुके होते हैं, ठीक ना, ब्लड को पहुँचा चुके। कहाँ, आपको पता है बेटा कि जो राइट वेंट्रिकल होता है ये ब्लड को लंग्स में पहुंचाता है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी पहुंचा देता है, एओर्टा के थ्रू, ठीक, हम आपको वो बता चुके हैं, ठीक। अब क्या होगा, जो टी वेव होता है यहाँ पर 0.5 सेकंड में ये क्या करता है, ये
वेंट्रिकल को डायस्टोल करता है। अब यहां से जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो अगले जैसे ही ये आगे बढ़ेगा इसको अगला पी वेव मिल जाएगा, ठीक ना, अगला यहां पर ये पी वेव मिल जाएगा। तो पी वेव मिलेगा, इसका मतलब है कि यहां से यहां तक का जहां पर पी वेव, जहां पर ऐसे नोड, सुनिएगा, जहां पर ऐसे नोड अब इंपल्स को जनरेट करने वाला होगा, इंपल्स को जनरेट करने से पहले जो कहां पर प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। तो इंपल्स को जनरेट करने से पहले वो रिलैक्स कंडीशन में होगा, क्योंकि अभी वहां पर ब्लड नहीं पहुंचा है। जैसे ही ब्लड पहुंचेगा वो तुरंत ही फिर क्या करेगा, तुरंत ही वहां पर इंपल्स को जनरेट करेगा और राइट एट्रियम आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बेटा आपको पता है ट्राइगस्पिड वाल्व से ब्लड जो होता है राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। तो यहां से इसको रिलैक्स, यहां से जो रिलैक्स होता है, जो आपका आरिकल होता है, उसको रिलैक्स होने में जो टाइम पीरियड होता है वो 0.7 सेकंड का होता है, ठीक ना, इसको भी याद रखिएगा, 0.7 सेकंड का। यानी हम आपको बता चुके हैं बेटा कि एक कार्डियक साइकिल 0.1 सेकंड में कंप्लीट होती है। तो 0.1 सेकंड यानी यहां पर क्या होगा, आरिकल क्या होगा, वो रिलैक्स होगा, ठीक ना। और रिलैक्सेशन को बेटा हम डायस्टोल कहते हैं, आरिकल रिलैक्स होगा, यहां पर डायस्टोल कहते हैं। तो आरिकल सिस्टोल होने में 0.1 सेकंड लेता है और आरिकल डायस्टोल होने में 0.7 सेकंड लेता है। तो हो गया 0.8 सेकंड। और यहां पर देख लीजिए, और जो वेंट्रिकल सिस्टोल होने में 0.3 सेकंड का टाइम ले रहा है और वेंट्रिकल डायस्टोल होने में 0.5 सेकंड का टाइम ले रहा है। तो इसमें जो वेव यहां पर जो चल रही होती हैं, ये वेव इसमें ये बताती हैं कि कौन सा चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कितने समय में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और कौन सा चैम्बर रिलैक्स कर रहा है और वो कितने समय में रिलैक्स कर रहा होता है। ठीक बेटा, ये चीज होप आपको समझ में आ गया। एक बार जल्दी से 30 सेकंड में समझ लो बेटा क्या चीज है। मैंने कहा है जीरो लाइन होता है, ये +1 होता है, ये -1 होता है, ठीक ना। तो जीरो लाइन +1 -1, अब क्या होगा, ये पी इंपल्स क्या, पी वेव क्या करता है, इंपल्स को जनरेट करता है। अब यहाँ पर पी और क्यू के बीच का एक सेगमेंट होता है, इसमें क्या होता है, आरिकल सिस्टोल होता है, ठीक ना। नोट कर लीजिएगा बेटा, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो है पूरा का पूरा दही बन गया है तो मैं बोला हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पी और क्यू के बीच में क्या होता है, आरिकल सिस्टोल होता है जो 0.1 सेकंड का टाइम लगता है। यहाँ पर QRST में क्या होता है, QRST में आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी बेटा, QRST में जो ऐसे नोड से निकला हुआ इंपल्स है जो एवियन के पास गया, एवियन ने इंपल्स को स्प्रेड कर दिया थ्रू आउट द हार्ट, ठीक ना, इंपल्स को स्प्रेड कर दिया। और दूसरा चीज क्या किया कि यहाँ पर बेटा जो है ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक ना, जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन का इनिशिएशन हो जाता है, उनके कॉन्ट्रैक्शन का इनिशिएशन हो जाता है। और R और S के बीच में जो टाइम गैप होता है, R और S के बीच में जो टाइम गैप होता है, RS और ST, RS-ST के बीच में जो टाइम गैप होता है वो 0.3 सेकंड का होता है। इस दौरान वेंट्रिकल यहाँ पर सिस्टोल कर चुका होता है, ठीक ना, वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया। और फिर T में जब आते हैं, T का जो टाइम गैप होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का T, ठीक ना। अब जैसे अगर आपसे कहोगे कि सर RST, T यहाँ से नहीं जोड़ेंगे, T हम यहीं तक देखेंगे बेटा, ठीक ना, इसी बीच में वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल होगा ये टाइम आगे बढ़ेगा, 0.5 सेकंड लगेगा, ये T वेव ऊपर की ओर जाएगा, +1 की ओर जाएगा, T वेव ऊपर गया, यहाँ पर वेंट्रिकल का डायस्टोल हो गया, ठीक ना। फिर अगले P वेव पे जाएगा और अगले P वेव में जाने से पहले जो आपका ऑरिकुलर था, ठीक ना, जो आपका ऑरिकल था वो इस समय किस कंडीशन में था, रिलैक्स कंडीशन में था, ठीक ना, वो डायस्टोल के कंडीशन में था, यानी 0.7 सेकंड लगेगा, ठीक ना। ये चीज आपको यहां पर इतना होप की क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक। अब यहाँ पर आपको 2 प्रकार की लाइन दिखाई देंगी, एक जो प्लस की ओर जाएंगी उनको हम पॉजिटिव वेव कहेंगे, और यहाँ पर जो -1 की ओर आएंगी उनको हम नेगेटिव वेव कहेंगे। तो जो पॉजिटिव वेव होती हैं आपको वो तीन वेव दिखाई देंगी, एक PRT, ठीक ना, जो ऊपर की ओर गई हैं, ऊपर की ओर जो गई हैं, जो पॉजिटिव वेव वो कौन कौन सी हैं, PRT वेव हैं बेटा, PRT ये पॉजिटिव वेव कहलाती हैं। और नेगेटिव वेव जो हैं कौन है बेटा, Q और S, ठीक ना। नेगेटिव वेव जो है बेटा वो Q और S, ठीक ना, नेगेटिव वेव जो है ये Q और S होती हैं, ठीक। ये सिंप्लीफाइड एकदम डायग्राम है बेटा। आप लोग इसको जैसे मेडिकल के कॉलेज में आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ पर ये बहुत ही हायर लेवल पर बहुत ही एडवांस आपको पढ़ाया जाएगा, विद प्रैक्टिकली आपको समझाया जाएगा बेटा, ठीक ना। अभी तक तो हम लोग क्या किए हैं बेटा, अभी तक तो हम लोग सिर्फ फिल्मों में ही देखते चले आए हैं, ठीक ना। फिल्मों में देखते हैं
ऐसे हीरो जो होता है बेटा हॉस्पिटल में ऐसे लेटा रहेगा, उसको इधर कपड़े उपड़े बंधे रहेंगे, खून लगा रहेगा बेटा, ठीक ना। वो घायल होकर के आया है, मार खा करके आया है, हीरोइन को बचाने के चक्कर में वो मार खा के आया तो हॉस्पिटल में उसको लेटा दिया गया है, ठीक ना। तो वो इम्पल्स चल रहे होते, पीप 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 की आवाज़ आ रही होती है, ऐसे 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 चल रही होती है, ठीक ना, ऐसे ऐसे चल रही होती है, ठीक ना, इस तरीके से चल रही होती है। फिर क्या होता है, अभी तो वो भाई हॉस्पिटल में है, फिर क्या होगा, हीरोइन नाच रही है, मंदिर में जाकर के गा रही है कि हीरो स्वस्थ हो जाए, ठीक ना, स्वस्थ हो जाए, डॉक्टर उसको बचाने में भी लगे हैं। फिर क्या होगा, ऐसे लाइन ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे सीधा चल पड़ेगी ये लाइन। जैसे ही ये लाइन सीधा चल पड़ेगी तो इसका मतलब है पेशेंट डेथ। तब तक क्या होगा, हीरोइन नाचते 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 जो ईश्वर की जो मूर्ति होती है ना, उसे ऐसे सर पटक देती है। जब ऐसे सर पटक देगी तो जो लाइन सीधी जा रही थी वो फिर से ऐसे ऐसे चलने लगी। ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही होता है। एक बार ये लाइन यहाँ से यहाँ सीधी हो गई ना तो राम नाम सत्य, ठीक है ना बेटा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा बेटा कि कभी भी जैसे मैंने यहाँ पर लाइन सीधी बनाई है ना, ये सीधी नहीं होती है, हल्का सा ये जिग जैग चलती रहती है, ठीक ना। ये जिग जैग ऐसे चलती रहेगी और ये अगर इस कंडीशन में चल रही होती है तभी समझ लो कि तभी वो हीरो जिंदा है। नहीं तो जैसे ही लाइन सीधी हुई, चाहे सर पटक दो, कुछ भी कर दो, वो लाइन फिर से वो इस तरीके से नहीं चलेगी, ठीक ना। क्योंकि जो हार्ट होता है वो ऑटोरिदमिक होता है, उसका कंट्रोल किसी से नहीं होता है, वो स्वतः कंट्रोल होता है, ठीक ना। स्वतः वो चलता रहता है बिना थके बिना रुके, दिनों रात जो भी आप सोते रहते हो लेकिन आपका हार्ट काम कर रहा होता है, ठीक। तो ये था बेटा आपका पूरा का पूरा ईसीजी। होप ये आपको समझ में आया होगा बेटा। नहीं आया है तो क्या काम कीजिएगा, हमको मैसेज कीजिएगा यार ना, नहीं तो फिर कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन नहीं समझा, कोशिश करेंगे फिर समझाएंगे, नहीं तो क्लास में मिलते हैं बेटा, ठीक ना। अब इसके बाद बेटा जो है हम दूसरी चीज़ शुरू करेंगे बेटा, वो है डबल सर्कुलेशन और रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। ऐसे ही एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा बेटा। हम लोग जो है घर पे रह करके ये चैप्टर को खत्म कर लेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।